अगर आपको वर्तमान को बेहतर तरीके से समझना है तो इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम लोग आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि प्री और मेंस दोनों जगह पे काम दे सके। मतलब ये लेक्चर आप देखने के बाद इस हद से सक्षम हो जाएंगे कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पे 200, 250, 300 शब्द लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, ठीक है, मतलब कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को लेकर के हम साथ चल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखे थे, जो भारत में संसदीय प्रणाली या तो आप कह लीजिए शासन प्रणाली सुधार के लिए सबसे पहले प्रथम यही था, और कंपनी के रेगुलेटिंग करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, ये 1881 के चार्टर एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। यदि आपको इतिहास से संबंधित बेहतरीन क्विज को सॉल्व करना है, विशेष करके मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है वहाँ पे। कह रहा है कि इस चार्टर एक्ट में, ठीक है, बंगाल विधि अधिनियम भी कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है 1781 का चार्टर एक्ट कहिए, या तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहिए, या तो बंगाल विधिक अधिनियम। ठीक है, इसको कितने नामों से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 चार्टर एक्ट, या बंगाल विधिक अधिनियम। इस चार्टर एक्ट के द्वारा 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्याप्त दोषों को समाप्त करने का कार्य किया गया था। ठीक है, जो 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इसमें बहुत सारे दोष थे। कोई भी नियम कानून बनाया जाता था तो वो पहली बार में एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता है। जैसे संसद में भी देखेंगे, हमारी संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसमें पहली बार वो परफेक्ट नहीं होता है, बाद में उसे संशोधन करने के लिए मौका उसमें रहता है कि उसको संशोधन करके फिर समय के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार जो बदलाव आ रहे हैं, तो उस कानूनों में भी, उस नियम में बदलाव किया जा सके। तो इसी तरह से 1773 के चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष था उसको दूर करने का प्रयास 1781 के चार्टर एक्ट में किया गया। इससे दोषों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद, ठीक, ब्रिटिश संसद एमंड वर्क के अधीन एक प्रवर समिति की गठित किया गया था। ठीक, इन बात को याद रखिएगा। एमंड वर्कर के समिति, मतलब एमंड वर्क नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। क्या? प्रवर समिति। ठीक है, प्रवर समिति आप जानते हैं, प्रवर समिति जो कि पूर्ण रूप से लोकसभा की समिति होती है, मतलब लोकसभा से सारे सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रवर समिति की रिपोर्ट को जब देखिए, ये सारी समितियाँ, प्रवर समिति, अवर समिति, इस्टीमेट कमेटी या संसदीय समितियाँ, सब के सब आप इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसमें होगा। ठीक है, पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। इस समिति की रिपोर्ट को जब ब्रिटिश संसद के समक्ष विधेयक बना करके पारित किया गया, तभी इसी को 1781 का चार्टर एक्ट कहा गया। ठीक है, इसमें वर्णित प्रावधान मुख्यतः क्या थे? जिसमें जो प्रावधान किया गया था मुख्य रूप से क्या था? बंगाल से संबंधित ये इसलिए, ठीक है, ये मुख्य वर्णित प्रावधान बंगाल से ही संबंधित था। ये इसलिए इसे बंगाल का कानूनी अधिनियम भी कहा जाता था। मतलब जो 1781 का चार्टर एक्ट आया, इसमें जो अधिकतर प्रावधान थे बंगाल से रिलेटेड थे, इसलिए बंगाल विधिक अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई जो विधिक है अन्य कंपनी के जो अधीन एवं कर्मचारी, कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शासकीय कार्यों पर लागू नहीं होता था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो बनाई गई विधि थी अब कंपनी के द्वारा, मतलब ये हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय विधि बनाता था, वो जो कंपनी के स्टाफ थे या कंपनी के जो अधिकारी थे, उन सब पर वो विधि शासन लागू होता था। लेकिन 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट आया था ब्रिटिश संसद से पारित होकर के, अब इसमें ये कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था उसके द्वारा बनाए गए जो भी कानून है, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसियों पे तो लागू होंगे, लेकिन उनके जो स्टाफ हैं, कंपनी के जो स्टाफ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी है, उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। अर्थात अब सर्वोच्च न्यायालय विधि से मुक्त कर दिया गया। मतलब अब सर्वोच्च न्यायालय को विधि बनाने से मुक्त कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट देखिए, अब इसमें कुछ दोष था, उसको दूर करने के लिए विशेषकर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए क्या क्या प्रावधान है। अरे इस एक्ट में पूर्व इंग्लैंड की लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ एंड फॉक्स या लॉर्ड नॉर्थ और
लॉर्ड फॉक्स, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की सरकार ने भारतीय मामलों से संबंधित एक विधेयक ब्रिटिश संसद में लाया था, लेकिन विधेयक पारित नहीं होने से इसे ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में यह मिली-जुली सरकार पहली भारतीय मामले पर गिर गई। देखिए, लॉर्ड और नॉर्थ ये दो वहाँ पे पॉलिटिशियन थे। इन लोगों की क्या थी कि मिली-जुली सरकार, मतलब एक तरह से आप कह लीजिए त्रिशंकु सरकार कहिए, ठीक है, या तो आप क्या मतलब ये बहुमत की सरकार नहीं थी, ये दो मिल करके आपस में पार्टी मिल करके बहुमत लेकर के संसद वहाँ पे बनाई थी। जब ये लोग कंपनी को, मतलब भारतीय मामलों पे एक विधेयक लेके आते हैं ब्रिटिश संसद में, ठीक है, तो इनकी सरकार गिर जाती है, नॉर्थ एयर फॉक्स की सरकार गिर जाती है। ब्रिटेन में ये पहला मामला था जब भारतीय किसी मुद्दे को, ठीक है, भारतीय मुद्दे को संसद में पारित नहीं हो पाया और वहाँ की सरकार गिर जाती है, ठीक है। नॉर्थ और फॉक्स की सरकार है 1783 के आसपास रहती है, 82-83 में उसी समय गिरती है ये, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश संसद में लॉर्ड पिट्स, ठीक है, अब देखिए जैसे नॉर्थ एंड फॉक्स की सरकार गिर गई, अब दूसरी सरकार बनती है, अब नॉर्थ एंड फॉक्स, ठीक है, अब लॉर्ड फॉक्स के नेतृत्व में सरकार गठित होती है। ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और हम, ठीक है, कालांतर में पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, अगर पूछेगा कि किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में जो पारित नहीं हो पाया और वहाँ की सरकार गिर जाती है, तो वो किनकी सरकार थी? तो नॉर्थ एंड फॉक्स की सरकार थी। और भारतीय मुद्दे पर विशेष करके ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन को, ठीक है, री-रेगुलेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नॉर्थ एंड फॉक्स ने मिल करके दोनों एक विधेयक लेके आते हैं, वो विधेयक गिर जाता है वहाँ पे संसद में। और फिर जानते हैं आप, जो संसदीय प्रणाली की सरकारें होती है, वहाँ पे यदि किसी भी मंत्री का एक विधेयक गिर गया तो मतलब पूरी की पूरी सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। वही हुआ नॉर्थ एंड फॉक्स के साथ। इस एक्ट के द्वारा, अब इनके बाद पिट्स इंडिया, ठीक है, पिट्स के लॉर्ड पिट्स थे, उनके नेतृत्व में सरकार गठित होता है और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित करा लिया जाता है। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी जाती है, ठीक है। इसके पहले जो गवर्नर के परिषद थे उसमें उसके साथ विधिक और अन्य सहायता देने के लिए 4 सदस्य रखे जाते थे। अब इनमें क्या किया गया कि 3 कर दिया गया। इसके द्वारा नियंत्रण मामले, ठीक है, जो नियंत्रण मामले अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नवीन संस्थान की स्थापना की गई। देखिए, अगर एक लाइन में आपके बताऊं तो 1784 में जो पारित होता है उसमें द्वैध शासन, ठीक है, कंपनी के लिए के द्वारा भारत में एक द्वैध शासन प्रणाली नियंत्रण हो जाती है, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक मामले को देखता था और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामले को देखता था, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो नियंत्रण मामला था अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक संस्था बनाई गई और इसके 6 सदस्य थे, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये राजनीतिक मामले को देखता था और इसमें 6 सदस्य थे और इनका मुखिया ब्रिटिश सरकार से संबंधित होता था। मतलब वहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल थी, मंत्रिपरिषद थी, उसका एक सदस्य होता था, ठीक है। इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग से संबंधित से एक्ट से कंपनी पे ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य ब्रिटिश संसद ने आरंभ कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले प्रारंभ जो कंपनी पे रेगुलेशन का कार्य 1773 से प्रारंभ होता है, ठीक है। 1773 से चलते चलते जो कि 1853 के एक्ट तक ये काम चलता है। 1853 के बाद जो एक्ट आता है 1858 का, 1853 का जो एक्ट था उसमें ये कहा गया था कि भारत में कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता था, ठीक है। तब ब्रिटिश संसद के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 1773 में नियंत्रण किया जाता है और अंतिम जो था 1853 के था और 1858 में ब्रिटिश संसद ने सीधे सीधे भारत में शासन के अधिकार को अपने नियंत्रण में ले लेती है। करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ कर दिया और यह अब बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगा, ठीक है। जो नियंत्रण करने का जो कंपनी, देखिए वहाँ की जो सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ की जो मंत्रिपरिषद थी वो भी इस बात से डरते कि दिनों दिन कंपनी इतना मजबूत होता जा रहा था, अगर ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे तो फिर उस सरकार को नियंत्रण करने लगेंगे। सरकार की वहाँ की जो, चूँकि इनका उपनिवेश था, जो कंपनी का उपनिवेश था, अलग अलग देशों में बड़े तेज़ी से फैल रहा था। इनकी अर्थव्यवस्था, इनका जो इकोनॉमी था ब्रॉड स्केल पे जा रहा था। अब जितने ज़्यादा इनके पास अर्थ था, इनके पास मानव संसाधन बढ़ता गया और इस बात से वहाँ की संसद घबराने लगी कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कंपनी हो जाएगी तो सरकार को नियंत्रित करने लगेगी। तो ब्रिटिश संसद ने ये सोचा कि ये सरकार को नियंत्रित करे उससे पहले कंपनी को नियंत्रित सरकार करने लगे, ठीक है। इसी को सोच करके, मतलब जो कंपनी
अगर पावरफुल होगी तो सरकार को नियंत्रित करेगी। इस भय से सरकार ने पहले ही उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल होने से पहले ही कंपनी को नियंत्रण करना चालू किया। इस क्रम में जो पहला नियंत्रण इनके द्वारा किया जाता है 1773, ठीक है, और अंतिम 1853 का चार्टर एक्ट था। कार्य कि इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल दोनों संस्थाओं का भारत में द्वैत शासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ठीक है, ये मैं आपसे ऊपर अभी हम लोग समझे थे, पढ़े थे कि ये क्या था, बोर्ड ऑफ, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या करता था, जो भारत में राजनीतिक मैटर थे, राजनीतिक मैटर मतलब किसी से युद्ध वगैरह हो गया या इनका क्षेत्र विस्तार हो गया, ठीक है, या भारतीय राज्यों से इनका संबंध किस तरह का होगा, तो ये सारा का सारा काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। मतलब जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, राजनीतिक मामले थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मुखिया होता था ब्रिटिश संसद का, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो सरकार थी उसका मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होता था। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जानते होंगे, जो मंत्रिपरिषद था उसका एक सदस्य होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर। ठीक, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था इसके पास ये अधिकार था कि भारत में जो भी व्यापारिक मामले होंगे, ठीक है, जो आर्थिक लेन देन होगा, व्यापार करने की नीतियाँ वगैरह होंगी, किस तरह के व्यापार कंपनी के द्वारा किया जाएगा, तो वो सारा का सारा काम, व्यापार से संबंधित सारा का सारा काम जो है कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। ठीक है, आई होप दैट इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो भारत में द्वैत शासन 1784 में पारित होता है। ठीक है, और उसमें दो बातें थी, एक बोर्ड ऑफ द कंट्रोल था, एक बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर था। एक लाइन में यदि मैं समराइज करूँ तो आपको, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो व्यापारिक मामले के लिए था, और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था, सॉरी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक मामले की देखरेख करता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था। देखिए 1786 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, ये चार्टर एक्ट कह लीजिए, ये विशेष रूप से 1786 वाला कार्नवालिस को खुश करने के लिए आया था। ठीक है, अब हुआ क्या, कार्नवालिस था अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में भी कंपनी का उपनिवेश था, वहाँ पे इसके पास सैनिक और असैनिक पूरी तरह से अधिकार कार्नवाली के पास नहीं थे। ठीक है, और वहाँ पे एक असैनिक अधिकारी था, उसकी वजह से इसको बहुत मार पड़ी थी। ठीक है, मतलब इसको वहाँ पे काफ़ी असफलताएं झेलना पड़ी थी, इसके पास सैनिक पावर ना होने की वजह से। और जब ये यहाँ पे आता है ब्रिटेन में, और फिर ब्रिटेन से इसको इंडिया में भेजते हैं, तो ये तैयार नहीं होता है, कंपनी के द्वारा तैयार नहीं होता, ब्रिटिश संसद कहती है, फिर भी ये तैयार नहीं होता है। तो ये शर्त रखता है कंपनी के सामने, संसद के सामने, कि यदि हमको राजनीतिक मतलब सैनिक और असैनिक मामलों दोनों का प्रमुख बना दिया जाए तब मैं भारत में जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ठीक, तब मैं भारत में जाऊँगा। तो इसी कार्नवालिस को खुश करने के लिए 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और सैनिक और असैनिक दोनों मामलों में जो सर्वोच्च था अब वो गवर्नर जनरल को बना दिया जाता है। ठीक है, 1786 के चार्टर एक्ट, जो कि गवर्नर जनरल कार्नवालिस को भारत के सेनापति पद भी दे दिया गया। ठीक है, यही मैं कह रहा था, जो भारत में असैनिक पद, ठीक है, जो राजनीतिक पद था, और सेनापति जो सैन्य कमांडर था, दोनों का दोनों जो कि शक्ति अब एक ही व्यक्ति के हाथों में नियंत्रित हो गया। ठीक है, इसीलिए कार्नवालिस मतलब पहला व्यक्ति था जिसमें सैनिक और असैनिक दोनों का प्रमुख भारत में बन करके आता है। करेक्ट, इसके बाद 1793 का जो चार्टर एक्ट में भारत में अपनी गवर्नर जनरलों को, ठीक है, यह पद दिया जाने लगा। जो 1786 के बाद जो अगला व्यक्ति आता है, 1793 का चार्टर एक्ट में इस संशोधन करके कर दिया गया कि अब जो भी भारत में गवर्नर जनरल बन करके जाएगा उसके पास सैनिक और असैनिक दोनों मामलों की सर्वोच्चता होगी। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही निदेशक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा गया है कि किसमें जो निदेशक मंडल थे, बोर्ड ऑफ द जो डायरेक्टर थे, ठीक है, निदेशक मंडल मतलब देखिए नियंत्रण मंडल नहीं, जो निदेशक मंडल कहेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ये व्यापारिक मामले देखते थे, और नियंत्रण मंडल कहेगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, वो राजनीतिक मामले देखेंगे। तो जो 1793 का चार्टर एक्ट था उसमें ये कहा गया कि जो नियंत्रण मंडल होगा, बोर्ड नियंत्रक निदेशक मंडल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उनके सदस्यों का जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा सा देखिए। कह रहे कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए सीमित कर देगा। जो 1813 का चार्टर एक्ट आता है इसमें कहा गया कि भारत में अब कंपनी के व्यापार करने के अधिकारों को
20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये मतलब भारत में देखिए, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कब भारत से या इनके चारों तरफ से जो इनका उपनिवेश था इनको हटा करके कंपनी सीधे-सीधे अपने हाथों में ले ले। अब इसमें क्या हुआ कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, अब इसमें कहा गया कि कंपनी अब 20 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकती है, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था तो उस समय इसको जो व्यापार करने का अधिकार दिया गया था 1600 ईस्वी में, मात्र 15 वर्षों के लिए था, ठीक है, व्यापार करने को। जब इसका परफॉर्मेंस देखते गए तो वो लोग ब्रिटिश मतलब वहाँ के जो लॉर्ड मेयर थे उनके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, ठीक है। लॉर्ड मेयर उस समय था कि 15 वर्षों तक व्यापार करेंगे, फिर धीरे धीरे एक कार्यकाल को लोग बढ़ाते जाए, ठीक है। अगर ये आपसे कोई पूछता है कि जब कंपनी का गठन किया गया था उसमें मतलब पूर्वी देशों के साथ भारत के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का अधिकार दिया गया था, तो मात्र 15 वर्षों के लिए उसमें एलिजाबेथ थी, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम थी, वो भी इसकी शेयरधारक थी एक। तो उस समय जब कंपनी का गठन किया गया था तो 15 वर्षों के लिए भारत से पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार मिला था, ठीक है। अब जो 1813 का चार्टर एक्ट आता है, अब इसमें पूर्वी देशों के साथ भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो अधिकार था कंपनी को 20 वर्षों के लिए मिल गया। ये अधिकार अब देखो ना रेगुलेट कम कर रहा है, ठीक है। अब ये सारा का सारा रेगुलेशन का कार्य ब्रिटिश संसद कर रही है, ठीक है। देखिए बढ़ा दिया गया। अब इसमें ये हुआ कि भारत से व्यापार करने के लिए, ठीक है, इसमें चाय के साथ, ठीक है, चाय के व्यापार और चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास बना रहा, ठीक है। मतलब अब हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के कुछ जो अधिकार थे, एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत के साथ जो चीन का उत्पादन चाय का उत्पादन होता था उसका व्यापार, चीन देश के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास बना रहा। अब गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि यहाँ से धीरे धीरे इनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। इसमें कुछ सीमित किए, फिर जो 1823 का आएगा उसमें कुछ सीमित करेंगे, फिर 33 वाले में कुछ कम कर देंगे। इसके द्वारा सर्वप्रथम 1 लाख रुपए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम 1 लाख रुपए बजट अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, बनाया गया, ठीक है, शिक्षा के लिए। मतलब भारत में शिक्षा की व्यवस्था सुधार करने के लिए सर्वप्रथम 1 लाख रुपए खर्च करने का बात किया गया। और 1 लाख रुपए देखिए 1833 तक खर्च नहीं हो पाता है। अब ये विवाद रहता था कि इसको प्राच्य शिक्षा के लिए खर्च किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो पश्चिमी पैटर्न पे शिक्षा है, और प्राच्य शिक्षा मतलब जो भारतीय पैटर्न पे शिक्षा है। तो किस पैटर्न पे इस शिक्षा पैसे को 1 लाख रुपए को खर्च किया जाए, जो 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किया गया था। इसी द्वारा विदेशी नागरिकों को, ठीक है, मतलब इसी चार्टर एक्ट के द्वारा विदेशी नागरिकों को भारत में बसने एवं व्यापार करने का अधिकार, लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अब मतलब जो भी विदेशी हैं वो भारत में व्यापार कर सकते हैं, ब्रिटेन के हों, ठीक है, और भारत में निवास भी कर सकते हैं। मतलब अब पहले क्या था कि किसी अन्य को भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं था, ये एकाधिकार कंपनी का था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट में भी कुछ बातें निकल करके आती हैं। देखिए इसमें क्या था, करके इस चार्टर एक्ट के ऊपर बेंथनवादी, ठीक है, बेंथनवादी या उपयोगितावादी, ठीक है, बेंथनवादी या उपयोगितावादी, आप फोर्थ पेपर जब हम पढ़ेंगे साथ में तो उसमें आपको बेंथनवादी या तो आपका गोल्डन रूल वगैरह क्या है, अरस्तु वगैरह, ये सब सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो बेंथनवादी विशेष करके उपयोगितावादी है। तो करके इस चार्टर एक्ट के ऊपर बेंथनवादी या उपयोगितावादी दार्शनिक जेम्स, ठीक है, J.S. मिलर और जेम्स मिल एवं जर्मनी के महान विचारक कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई देता है 1833 के चार्टर एक्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है आपसे, जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें बेंथमवादी कहिए या तो उपयुक्त बेंथमवादी, ठीक है, बेंथम एक दार्शनिक थे यूरोप के, उनका सिद्धांत उपयुक्तवादी था, ठीक है। जेम्स मिलर वगैरह ये सब लोग उपयोगितावादी थे। कार्ल मार्क्स वगैरह का इस प्रभाव दिखाई देता है। करके इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया भारत में, और ठीक है, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों को पूर्णतः, ठीक है, चाय और चीन के साथ भी समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था 1833 में
1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें चीन के साथ और चाय के साथ कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ, चीन देश और चाय के साथ जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। अब चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, अब देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया, जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल है अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। इस पद पर विलियम बेंटिक सर्वप्रथम नियुक्त होता है, चूँकि 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ही था और उसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इसी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक विधिक आयोग का गठन किया गया और इसके मुखिया को लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान था कि एक भारत में विधि आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसके मुखिया लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इस विधि के द्वारा धारा 17, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा धारा 17, ठीक है, इस अधिनियम की धारा 17 में सती प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया गया। राजा राम मोहन राय और अन्य बुद्धिजीवी को प्रयास है, विशेष करके राजा राम मोहन राय ही थे। धारा 17 के द्वारा भारत में जो सती प्रथा था उसको अवैध घोषित कर दिया गया। इसी के द्वारा सरकारी सेवा में, ठीक है, जो सरकारी सेवा थी उसमें जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो भेदभाव था उसको समाप्त करने की बात की गई। ठीक है, आइए पूरी तरह से जो 1853 का चार्टर एक्ट आता है, अब इसमें यह होगा कि किसी को नामजदी या नाम के आधार पर कंपनी शासन का अधिकार नहीं होगा। अब परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, परीक्षा के माध्यम से कंपनी के कर्मचारी और अधिकार भरे जाएंगे। इसी अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को भी समाप्त करने की बात की गई, लेकिन ठीक है, ये 1843 में नियम 5 वो नियम 17 था सती प्रथा वाला और दास प्रथा वाला 1843 में। ठीक है, 1833 में दास प्रथा को समाप्त करने की बात तो किया गया था, लेकिन उस समय हो नहीं पाता है। 1843 के नियम 5 के द्वारा गवर्नर लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, एलनबरो ने दास प्रथा को अंतिम रूप से भारत से समाप्त कर दिया। इसी के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक चौथा सदस्य, मतलब 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, लेकिन यह सदस्य नहीं था, इसे मत देने का अधिकार नहीं था। जो 14 सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होता है, इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब देखिए 1853 का चार्टर एक्ट करके इसके द्वारा, मतलब इसी एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके अब 18 कर दी जाती है। इसमें पूछा गया जो निदेशक मंडल था, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, व्यापारिक मामलों को देखता था, उनकी सदस्य संख्या 24 थी, अब उसको घटा करके 1853 में 18 कर दिया जाता है। इनकी नियुक्ति और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती थी। यही बात को मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर रहा था कि 1853 को चार्टर एक्ट आता है। अब ये हुआ कि नामजदी के आधार पर या नॉमिनेट नहीं किया जाएगा किसी को कंपनी में शासन करने के लिए। ठीक है, कंपनी को रेगुलेटर या स्टाफ होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, अब इनकी नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। प्रारंभ में यह परीक्षा लंदन में आयोजित किया जाता था, लेकिन इंडियन सिविल सर्विस के नाम से इसे हम जाना जाता है। ये प्रारंभ में इंडिया में होता था, लेकिन 1923 से भारत में भी प्रारंभ होने लगा। 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्होंने ICS की परीक्षा पास किए थे। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों का एक चौथा सदस्य जो पूर्व सदस्य बना, ठीक है, जो चौथा सदस्य पूर्व सदस्य बना दिया गया। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक चौथा सदस्य जो नियुक्त किया गया था वो पूर्ण नहीं था, मतलब उसको पूर्ण हमेशा के लिए वो सदस्य नहीं था। जब उसको ज़रूरत पड़ती थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहले 3 ही सदस्य थे, 4 थे, 4 से घटा करके 3 कर दिया जाता है। फिर जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो 1833 में इनकी संख्या 4 की जाती है, लेकिन चौथा व्यक्ति अस्थायी रूप से था, जब ज़रूरत पड़ता था तो उसकी नियुक्ति की जाती थी, फिर बाद में उसको हटा दिया जाता था। लेकिन जो 1853 का चार्टर एक्ट आता है और उसमें ये हुआ कि नहीं, जो चौथे व्यक्ति थी इसका हमेशा उपयोग हो रहा है, इसकी उपयोगिता है और इसीलिए इस पोस्ट को, इस पद को, मतलब चौथे व्यक्ति को अब अस्थायी कर दिया जाता है 1853 के चार्टर एक्ट में। फिर जो शुरू में गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे, फिर 1853 के चार्टर एक्ट में 4 कर दिया जाता है।
इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार, ठीक है, एक विधेयक ठीक है, एक विधान परिषद गठन करने का प्रावधान किया गया। मतलब 1853 एक्ट में भारत में एक विधान परिषद के गठन करने का प्रावधान किया गया। इसमें कुल 12 सदस्य थे, ठीक है, विधान परिषद में कुल 12 सदस्य होते हैं। और इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा था, ठीक है, देखिए अब देखिए इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में आपके शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले भी चाह रही थी कि इनके शासन को कब समाप्त कर दिया जाए। तो 1800, ठीक है, 53 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी मिलता है और 1858 में जो विद्रोह होता है उसी को आधार बना करके भारत में जो कंपनी के शासन थे उसको समाप्त कर दिया जाता है। आइए अब 1858 का भारत शासन अधिनियम, देखिए अभी तक हम चार्टर अधिनियम कह रहे थे, अब भारत शासन अधिनियम इसलिए कहेंगे कि ये सीधे सीधे अब बीच में कंपनी कोई मीडिएटर नहीं होगी, डायरेक्ट ही आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी। भारत में जो भी नियम होंगे रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से अधिकृत हो जाती है 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद। 1858 के अधिनियम के समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड डार्विन थे, ठीक है। जो 1858 के समय, ठीक है, 1857 की जब क्रांति होती है तब ब्रिटेन में वहाँ का जो प्रधानमंत्री पामस्टन था, ठीक है, जो 1858 में जब वहाँ का प्रधानमंत्री ब्रिटेन में था ये डर्बी थे, ठीक है, 58 में करके इसी डर्बी ने पूर्व में 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो 1857 की क्रांति होती है तो उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री पामस्टन थे। जब 1858 का अधिनियम पारित होता है उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, डार्विन होता है, ठीक है। जबकि डार्विन के पूर्व 1857 में विद्रोह के समय ये था, पामस्टन था, ठीक है, क्लियर हुआ। डार्बी कब रहता है, जब 1858 की का भारत शासन अधिनियम पारित होता है, जब 1857 की क्रांति होता है तो उसमें पामस्टन था वहाँ का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का इसी समय, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके मुगल बादशाह के पद को, मतलब मुगल शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन या ताज, ठीक है, भारत शासन अपने हाथों में ले ली। अब ये हुआ कि भारत में ना कंपनी का शासन रहेगा, अब भारत में जो मुगल बादशाह का शासन था अब उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब भारत के शासन की जो बागडोर थी अब ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गए। 1858 के अधिनियम को हम महारानी की घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। करके इस समय इंग्लैंड का जो महारानी थी विक्टोरिया थी, क्योंकि इंग्लैंड में वहाँ पे महारानी विक्टोरिया थी, ठीक, के शासन को भी समाप्त कर दिया गया। अब देखिए करके इस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल, ठीक है, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, ठीक है, जो निदेशक मंडल था व्यापारिक मामले के, निदेशक मंडल राजनीतिक मामले, अब इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब दोनों, क्योंकि भारत में कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया तो ये दोनों पद भी अब समाप्त हो गए। इसी के द्वारा भारत का शासन चलाने के लिए एक परिषद, ठीक है, एक भारत परिषद की व्यवस्था की गई, ठीक है, और इसमें 15 सदस्य बनाया गया। इसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 7 सदस्यों की नियुक्ति जो कि निदेशक मंडल के द्वारा, ठीक है, निदेशक मंडल को बनाया गया बना के, चूँकि व्यापार वगैरह देखने के लिए भारत में करके इस परिषद की मुखिया एक सचिव होता था, ठीक है, जो भारत परिषद था उसका सचिव एक मुखिया होता था। ये मुखिया कौन था, जो वहाँ का मंत्री परिषद था, ठीक है, मंत्री परिषद था उसका एक सदस्य होता था, मतलब एक वहाँ का कैबिनेट मंत्री, ठीक है, सीधी सीधी लाइन में कहें तो जो कैबिनेट मंत्री होता था वो भारत सचिव के पद पर होता था, ठीक है। कैबिनेट मंत्री को भारत सचिव बनाया जाता था। सचिव इंग्लैंड का कोई सांसद या मंत्री होता था, ठीक, विशेष करके जो मंत्री होते थे उन्हीं मंत्रियों को भी बना दिया जाता था। सांसद भी बनाए जाते थे लेकिन विशेष करके उनकी कोशिश ये रहती थी कि जो मंत्री होगा वही भारत सचिव के पद पर बैठेगा। इस घोषणा पत्र में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने लंदन में एक दरबार लगा करके पढ़ा था, ठीक है। कह रहा है कि इस घोषणा को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने लंदन में एक दरबार लगा करके पढ़ा। फलतः भारत में भी भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्नी ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रयागराज में लॉर्ड मिंटो, ठीक है, देखिए पहले वहाँ पे महारानी विक्टोरिया पढ़ती हैं, फिर यहाँ पे जो लॉर्ड मिंटो था, ठीक है, उसी के नाम पर मिंटो पार्क है प्रयागराज में। मिंटो एक दरबार लगा करके पढ़ता है
इसी के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब हुआ गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, अब वायसराय कहा गया, ठीक है। एक नवीन पद वायसराय बना दिया गया। वायसराय कहने का मतलब है कि ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करेगा, तो वायसराय, ठीक है। और कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ये गवर्नर जनरल, ठीक है। करके वायसराय के पद जो प्रथम नियुक्ति लॉर्ड कैनिंग की थी, ठीक है, उस समय लॉर्ड कैनिंग की थी। पहली बार वायसराय सीधी तौर पर ब्रिटिश सरकार से संबंधित होता था। इस घोषणा के द्वारा सहायक संधि प्रणाली, हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को त्याग दिया गया और भारतीय रियासतों से अच्छे संबंध स्थापित करने की बात की गई। इसी के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक धर्म में छेड़छाड़ न करने की बात की गई और इसके द्वारा भारत में लोक कल्याणकारी शासन करने की बात की गई, ठीक है। देखिए कितने लोक लुभावने बात करते हैं, लेकिन इतना सभी करते नहीं हैं। इसी के द्वारा बंगाल अवध प्रांत से भारत की ब्रिटिश सेना में भर्ती कम करने के लिए, ठीक है, एक सिख और गोरखा सेना की भर्ती को बढ़ावा दिया गया। एक पील कमीशन का गठन किया जाता है 1858 के अधिनियम के आधार पर और एक कमीशन के द्वारा सेना का फिर पुनर्गठन किया जाता है। भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बदला जाता है। इस अधिनियम से पूर्व जो भारत में ब्रिटिश सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात 1:5 होता था, लेकिन इसके बाद घटा करके 2:1, मतलब 2 भारतीय होंगे तो 1 ब्रिटिश सेना होगा, कर दिया गया। और अब तोपखाने विभाग भारतीय के हाथों से छीन लिया गया। जो तोपखाने वगैरह थे, ये लोग आफत मचाए थे, जो भारतीयों के हाथ में जो भी तोपखाने का नियंत्रण वगैरह था, उसी से इनकी धुलाई किए थे। देखिए अब वो कह रहे कि महारानी की घोषणा पत्र क्या था, ठीक है, महारानी की घोषणा पत्र क्या था और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये लगभग आपको 200 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है, 200 या 250 शब्दों में, ठीक है। मेंस का टॉपिक है, ठीक है। जिस हिसाब से हम पढ़े हैं आप 200-250 शब्द लिखने में सक्षम हो जाएंगे। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्विज मॉडर्न हिस्ट्री से प्रैक्टिस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन करके कर सकते हैं।